पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमिटी की 108वीं मीटिंग कहाँ पर हुई है? तो देखो, पहले अंडरस्टैंड करो वर्ल्ड बैंक क्या है। हम नाम लेते हैं ना बार बार, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसमें 5 इंस्टीट्यूशन है अलग अलग, जिनको कैटेगोरिकली कहते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1944 में हुआ था, 1944 में। और उस समय वर्ल्ड बैंक का क्रिएशन हुआ था, और उसके साथ साथ आईएमएफ का भी हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ क्या करता है बेसिकली, ये लोन देता है, बेल आउट करता है। जैसे कि अभी तुमने नाम सुना होगा कि अभी यहाँ इसमें क्राइसिस था ना श्रीलंका में, तो श्रीलंका को लोन के लिए इन्होंने कहा था। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि श्रीलंका रिपे कैसे करेगा, वो सारी चीजें प्रॉब्लम में आ रही थी। तो इवन इंडिया ने भी सपोर्ट किया था श्रीलंका को कि भाई इनको लोन दे दिया जाए, जो शर्तें होती है आईएमएफ की वो पूरी करनी होती है। इवन हम भी आईएमएफ से लोन लेते हैं। कब लिया था पता है? हमने लिया था इंदिरा गांधी के, नहीं, इंदिरा गांधी के टाइम पे। अभी भी करता है, फंड देता है, बट ये लोन देता है, हमें पे भी करना होता है वो किसी न किसी टर्म में, ठीक है। तो आईएमएफ का क्रिएशन हुआ था और वर्ल्ड बैंक का। और वर्ल्ड बैंक बेटा सिंगल एक वो नहीं है कि एक नाम रख दिया वर्ल्ड बैंक, जैसे कि आरबीआई एक ही बैंक है, नहीं। वर्ल्ड बैंक में अलग अलग 5 इंस्टीट्यूशन है, और इसका जो मेन इंस्टीट्यूशन है वो है आईबीआरडी, बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये जो है 5 ग्रुप है, और 5 ग्रुप को कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक किसे बोला जाता है? 2 ग्रुप को बोला जाता है। उन दोनों के मैं नाम तुम्हें बता रही हूँ कि कलेक्टिवली किसे बोला जाता है। वर्ल्ड बैंक पता होना चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड बैंक काफी फेमस है। और वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है? देखो, वर्ल्ड बैंक बेसिकली लोन के साथ साथ क्या करता है, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट भी फंड करता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, किसी किसी हेल्थ प्रोजेक्ट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी प्रोजेक्ट है, तो ये फंड करेगा वर्ल्ड बैंक। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट भी, जैसे कि मान लो हम कुछ बनवा रहे हैं, कुछ भी मतलब लाइक पब्लिक पर्पस के लिए, वेलफेयर के लिए कुछ भी बनवा रहे हैं, उसमें ये फंडिंग करेगा, कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो ये भी काम करता है। बट आईएमएफ ऐसा नहीं करता, आईएमएफ केवल लोन देता है ज्यादातर, आईएमएफ फंडिंग वैसे नहीं करता। हाँ, तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का जो लोन लिया हुआ है पाकिस्तान ने, वो उनसे पे भी नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो अब लाइकली आईएमएफ से उन्हें मिलना लोन मुश्किल है, और बाद में, क्योंकि पहले तो पे किया ही नहीं है उन्होंने। तो बेटा कलेक्टिवली जो 2 बैंक हैं, कौन कौन से बैंक है जिनको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, इनके नाम साइड में ही लिख लेना। वर्ल्ड बैंक में 2 इंस्टीट्यूशन है, उन 2 इंस्टीट्यूशन को कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक कहते हैं। वर्ल्ड बैंक, एक तो है बेटा आईबीआरडी, आईबीआरडी, और एक है आईडीए। आईबीआरडी और आईडीए। अब आईबीआरडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये जो 2 है मेनली, इन दोनों को कहते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये 2 जो इंस्टीट्यूशन है इनको वर्ल्ड बैंक कहते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। वर्ल्ड बैंक मतलब कि हाँ, इन दोनों से मिलकर बना है। और इसके साथ साथ आईएमएफ का भी क्रिएशन हुआ था, ये भी याद रखना कि ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो बेल आउट वगैरह करता है, इसका भी क्रिएशन 1944 में ही हुआ था। कौन से एग्रीमेंट के तहत हुआ था? ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट। ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट हुआ था बेटा। उस समय क्या हुआ था, 1920 के आसपास क्या हुआ था, एक तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ था, क्राइसिस आया था। क्राइसिस मतलब कि पूरी जो इकोनॉमी है वो बहुत धीमी हो गई थी। जैसे 2008 में आया था ना ऐसा कोई क्राइसिस, सेम ऐसे ही एक क्राइसिस आया था। उसके बाद इनका वो किया गया था, ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के तहत इनका गठन किया गया था कि फ्यूचर में ऐसा कुछ क्राइसिस आता है किसी भी कंट्री पे या वर्ल्ड लेवल पे, तो ये हमारे पास इंस्टीट्यूशन रहेंगे जो इस क्राइसिस से बचने में सबकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही जैसे अब देख लो, कर लो, जैसे
जैसे श्रीलंका के साथ हुआ, एक टाइम पर हमारे साथ भी हुआ था। हमारे साथ कब हुआ था? हमारे साथ हुआ था इसमें 1990 से पहले, 1990 से पहले, 1990 से पहले हमारे साथ क्या हो रहा था कि ट्रेड उतना अच्छा नहीं था। ट्रेड मतलब घाटे में जा रहे थे हम, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, आईएमएफ से हमने कहा कि भी लोन दे दो। आईएमएफ ने रखी शर्त, आईएमएफ शर्तों पे लोन देता है। उसने कहा कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दो, हम लोन दे देंगे। तो फिर उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। नरसिम्हा राव उस टाइम पे कौन थे? प्रधानमंत्री। तो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, और वो लेकर आए थे कौन सी रिफॉर्म आए थे 1990 में? एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब बेटा हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, हमारे साथ कोई भी ट्रेड कर सकता है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन मतलब कुछ चीजों को, कुछ इंस्टीट्यूशन को हमने क्या किया? प्राइवेट किया, क्योंकि सब चीजें 1990 से पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, और उसके बाद हमने कुछ प्राइवेट एंटिटी को भी कंट्रोल दे दिया। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन ट्रेड, और अदर कंट्रीज हमारे साथ आराम से ट्रेड कर सकती है। हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, ठीक है। तो यही चीजें होती है। आईएमएफ ने शर्त रखी थी, हमने पूरी की और हमें भी लोन मिल गया, ठीक है। तो बस इस चीज को इतना याद रखना कि क्यों बनाया था और किस एग्रीमेंट के तहत बना था। ये बना था ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, वुड्स एग्रीमेंट, ठीक है। उसके तहत ये दोनों इंस्टीट्यूशन बने थे। तो इसकी अब मीटिंग हुई है बेटा, 108वीं मीटिंग हुई है, और सभी जाते हैं, इंडिया से भी डेलीगेट्स गए हैं और इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, ये यूनाइटेड नेशन का है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये 13 अक्टूबर को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। वाई? डिजास्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि बेटा अचानक जो डिजास्टर्स आ जाते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स भी हैं हमारे, कौन कौन से हैं? जैसे कि अर्थक्वेक है, अभी अफगानिस्तान में कितना डिवास्टेटिंग आया है, सुनामी है, और बाढ़, लीबिया में बाढ़ कितनी खराब, मतलब वहां के डैम वैम सब रह गए, बाढ़ हो गई। अभी हमारे सिक्किम में ग्लेशियर लेक फट गई, बादल फटने की वजह से वहां पे फ्लैश फ्लड आ गए, ठीक है। तो ऐसी जो ये जो होते हैं डिजास्टर की रिस्क उसमें आते हैं लिस्ट में। तो इनको कम करने के लिए इंटरनेशनली एक डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि 13 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। 13 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है और यूएन इसको सेलिब्रेट करता है, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है बेटा? यूनाइटेड नेशन ने इसको 1989 में स्टार्ट किया था। 1989 में उसको स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन ने, कि एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जो कि जो दुनिया भर में जो डिजास्टर्स होते हैं उनकी तरफ भी लोगों का ध्यान होना चाहिए, उनको कर्टेल करने में, उनको प्रिवेंट करने में और उनके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ मीजर्स होने चाहिए। उसके साथ साथ बेटा एक सेंडाई बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन की थर्ड, ये हुई थी सेंडाई जापान में, ठीक है। तो जो सेंडाई कॉन्फ्रेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंडाई, और ये कहाँ पर है? सेंडाई जापान में 2015 में ये हुई थी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड सेंडाई कॉन्फ्रेंस जापान में हुई थी 2015 में, ठीक है। तो ये 13 अक्टूबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक का हुई। तो मैंने बताया था तुमको कि बेटा जो G20 है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, यानी दो, इसके दो मेन वो है ऑर्गन्स। तो कौन कौन से हैं? पहला तो बेटा शेरपा ट्रैक मैंने बताया तुमको, और एक होता है फाइनेंस ट्रैक। तो शेरपा ट्रैक की तो मीटिंग हो गई है, ऑलमोस्ट डन। लेकिन फाइनेंस ट्रैक की जो मीटिंग है अब वो हुई है कहाँ पर? मेराकेश में। क्या होता है फाइनेंस ट्रैक? देखो फाइनेंस
ट्रैक जो होता है इसमें उस पर्टिकुलर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे और कौन जाएगा, बैंक के गवर्नर्स जाएंगे। ठीक है, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे यहाँ से कौन गया होगा, निर्मला सीतारमन और शक्तिकांत दास जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, तो वहां पे बैंक से मतलब फाइनेंस उससे रिलेटेड सारी मीटिंग और बातें होती है कि इकोनॉमी कैसे चलनी है, किस तरह से क्या क्या और डेवलपमेंट हो सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम, कंट्री को किसको क्या कितनी नीड है, तो उन चीजों पर बातें होती है। और ये कहाँ पर हुआ है, ये भी मैराकेश मोरक्को में हुआ है। और याद रखना मैराकेश मोरक्को में ही है, मोरक्को एक कंट्री है, वहां पर मैराकेश एक सिटी है। ठीक है, यहाँ पे G20 की फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की अभी मीटिंग हुई है। नेक्स्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार महिलाओं की कितनी भागीदारी है। तो अभी बेटा ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया गया है। ठीक है, इसके बारे में बता देती हूँ, एक तो ये कौन जारी करता है और तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक और प्रोग्राम करती है इसको जारी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट को। ठीक है, और इसमें कहा है कि फीमेल का जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो 37% है। ठीक है, फीमेल का जो लेबर में पार्टिसिपेशन है, दोज विमेन हु वर्कड इन अ लेबर फॉर्म, किसी भी तरह की लेबर में, ठीक है, वेदर इट इज कंस्ट्रक्शन या कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कहीं पे भी लेबर के तौर पे जो भी काम करती है महिलाएं, उनकी पार्टिसिपेशन जो है 37%। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय पीएसयू फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट 2023 में शामिल हुई। देखो फोर्ब्स तुमने सुना होगा, कौन जारी करता है फोर्ब्स? फोर्ब्स में अगर किसी का नाम आता है तो बहुत प्राउड की बात होती है कि उनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में आया है। फोर्ब्स एक वो होती है मैगजीन कह लो या क्या लिस्ट कह लो। ठीक है, चलो बात करते हैं फोर्ब्स के बारे में। पहले पता होना चाहिए फोर्ब्स क्या है, तब तुम्हें पता, बाद में की जो नॉलेज है उसके बारे में बाद में तुम्हें पता चलेगा। देखो फोर्ब्स जो है ये इंटरनेशनल मीडिया है। ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया कंपनी, और क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया कंपनी है तो इसमें किसी का भी नाम आना बहुत बड़ी बात होती है। इंटरनेशनल मीडिया कंपनी, तो ये जो है एक लिस्ट जारी करता है। कौन सी लिस्ट जारी करता है? वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट। एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? दोज हु गिव और प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कौन प्रोवाइड कराता है? जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी सेंटर है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, और वो अपने यहाँ पे हायर कर रहा है लोगों को, और उनको एक तरह से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट तो दे रहा है। तो हमारे यहाँ पे कौन से पीएसयू का नाम आया? पहले बात तो समझो पीएसयू क्या है। पीएसयू होता पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट इसको ओन करती है। जो भी कंपनी गवर्नमेंट के अंडर में है उनको कहते हैं पीएसयू। ठीक है, ये इकोनॉमी की टर्म है। जैसे कि तुम्हें एलआईसी पहले क्या था? पीएसयू, अब भी पीएसयू ही है एलआईसी। जो कंपनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है उन्हें पीएसयू कहते हैं। फोर्ब्स इंटरनेशनल मीडिया कंपनी है, इसने एक लिस्ट जारी की है, बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट। बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट में हमारी एनटीपीसी का नाम आया। एनटीपीसी तो सुना होगा तुमने, अब ऐसा मत कहना एनटीपीसी तुमने कभी नहीं सुना। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो ये है एनटीपीसी। ठीक है, तो एनटीपीसी को इस लिस्ट में शामिल किया गया है कि ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब एनटीपीसी, इसकी यूनिट तुम्हें पता ही है, सब जगह है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, अपने मुरादनगर में भी है एनटीपीसी, सुना है तुम लोगों ने? क्या होता है यहाँ पे? यस देखो, हाँ वही काम। तो ये जो है बेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। और बेस्ट एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में ये कहाँ पर, इसमें कौन सी वाली लिस्ट में आया है? फोर्ब्स की लिस्ट। ठीक है, फोर्ब्स अपनी अलग अलग लिस्ट जारी करता है। जैसे कि आई थिंक 2018 में वर्ल्ड में बेस्ट, वो सम पावरफुल लीडर वाली लिस्ट में
नरेंद्र मोदी का नाम आया था, ठीक है। तो हाँ, प्रधानमंत्री के, इंडिया के प्रधानमंत्री इज अ पावरफुल लीडर, ठीक है। तो फोर्ब्स में लिस्ट में नाम आया, फोर्ब्स में नाम आना मतलब तुम फेमस हो गए, ठीक है। तो एनटीपीसी अपनी इसका लिस्ट में आया है, और ओनली इंडियन कंपनी, और कोई इंडियन कंपनी नहीं है एनटीपीसी के अलावा इस लिस्ट में, ओनली इंडियन कंपनी इज एनटीपीसी। एनटीपीसी की फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल पावर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखो बेटा, ये भी पीएसयू से रिलेटेड ही है कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कैटेगरी में शामिल किया गया। अब पता है नवरत्न क्या होता है और मिनी रत्न क्या होता है? जो कंपनीज होती है ना, जो इंडिया में कंपनीज है, तो कंपनीज में कंपनीज को ऐसे टैग दिया हुआ है, नवरत्न और मिनी रत्न, मिनी रत्न। तो जिन कंपनीज का जो टर्नओवर है वो ज्यादा है उनको नवरत्न कहते हैं, और मिनी रत्न जाने यानी कि इनसे छोटी जो कंपनीज है उनको मिनी रत्न कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के टर्म है, ये तुम याद रखना। अब नवरत्न में कौन कौन सी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एमटीएनएल जिसे कहते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम, ठीक है, स्टील कॉर्पोरेशन का है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेल विकास निगम, ओएनजीसी, और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये जो लिमिटेड है, ये सब ये कंपनी किसकी कैटेगरी में आती है बेटा? सब नवरत्न की कैटेगरी में आती है। और हाल ही में इरकॉन और राइट्स को भी इसका टैग मिल गया है नवरत्न का। इरकॉन और राइट्स की फुल फॉर्म में बता देती हूँ, ये कौन सी कंपनी और कब स्टैब्लिश हुई थी। सबसे पहले राइट्स को देख लेते हैं कि राइट्स क्या है। शेड्यूल ए में है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है, और 26 अप्रैल 1974 को ये स्टैब्लिश हुई थी। राइट, 26 अप्रैल 1974 को स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये नवरत्न की कैटेगरी में आई है। और बेटा ये क्या करती है, क्या कंपनी क्या करती है? ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है ट्रांसपोर्टेशन की, रेलवेज की, एक्सपोर्ट, रोलिंग स्टॉक, हाईवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, अर्बन इंजीनियरिंग। और ये केवल इंडिया में ही काम नहीं कर रही है, इसके प्रोजेक्ट और कंट्रीज में भी चल रहे हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में, ठीक है। सेम ऐसे ही इस्कॉन है, इस्कॉन जो इरकॉन है, इरकॉन 1976 में स्टैब्लिश हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये सब अब नवरत्न की कैटेगरी में शामिल हुई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? लॉरियस स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को चुना गया है, ठीक है। तो लॉरियस स्पोर्ट्स जो है, ये कंपनी है लॉरियस स्पोर्ट, ठीक है। ये लॉरियस स्पोर्ट जो है, ये बेटा एक काइंड ऑफ फाउंडेशन है जो कि वर्ल्ड लेवल पे स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है, और ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अर्लियर इसके जो एम्बेसडर बने हैं, जिनको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया और अवार्ड दिए हैं, जैसे कि युवराज सिंह है, महेंद्र सिंह धोनी है, रोजर फेडरर है, राफेल नदाल, इन सबको भी इन्होंने दिया है। और इस बार जो है इन्होंने अपनी कंपनी का ही एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बना लिया है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे नीरज चोपड़ा को किसी इंटरनेशनल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना नाम। हाल ही में सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया? ये शिव शंकरी को प्रदान किया गया। सरस्वती सम्मान दिया जाता है 2023, और ये कला क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आर्ट से रिलेटेड जो क्षेत्र होते हैं उनमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईओसी में लॉस एंजलिस ओलंपिक
2028 में किस खेल को सम्मिलित किया गया? तो बेटा ये इंटरनेशनल ओलंपिक जो अभी हमारे यहाँ पे वो हुई है, क्या नाम था उसका, ओलंपिक की एक मीटिंग नहीं हुई थी अभी, हमने उसका क्वेश्चन भी लिखा था। आईओसी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग। तो बेटा 12 से 14 अक्टूबर तक इसकी मीटिंग हुई है और इसमें एक निर्णय लिया गया है कि क्रिकेट को जो है लॉस एंजलिस ओलंपिक में 2028 में जो होंगे उसमें एज अ स्पोर्ट शामिल किया गया। अर्लियर तुम लोगों को पता हो तो क्रिकेट को स्पोर्ट के तौर पे ओलंपिक में कभी भी क्रिकेट नहीं होता ना, देखे ओलंपिक में मैच क्या क्या होता है, एथलेटिक होता, हॉकी वगैरह ये सब होता है, बट क्रिकेट नहीं होता था। तो लॉस एंजलिस में प्रस्ताव रखा है कि क्रिकेट को शामिल किया जाएगा अब 2028 में लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक गेम्स होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आईओसी में क्या प्रस्ताव हाँ, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आईओसी में क्या प्रस्ताव रखा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जो है 2036 में समर ओलंपिक होस्ट करेगा। 2036 में बेटा भारत समर ओलंपिक होस्ट करेगा और अभी तक एक भी बार हमने ओलंपिक होस्ट नहीं किए हैं, पता है तुम्हें ये बात? ठीक है, जो गेम्स है ओलंपिक हमने अभी तक होस्ट नहीं किए हैं, अभी तक टिल दिस हिस्ट्री इंडिया ने ओलंपिक होस्ट नहीं किया। कॉमनवेल्थ होस्ट किया हमने बस, और कॉमनवेल्थ जो होते हैं वो ओलंपिक की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है, याद रखना। दिस इज डन।